चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, उनका इंटरैक्शन और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें जो ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरीके का है उसके बारे में जानेंगे। अब इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली जो अर्थ है, हमारे अर्थ में ह्यूमंस की जो अलग अलग वैरायटी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रेसेस हैं। मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे बच्चे हैं ये अफ्रीकन रीजन के बच्चे हैं। इनके एकदम डिस्टिंक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर यहाँ जो है थोड़े से तिब्बतन स्टाइल के हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहने वाले लोग। फिर ये नेपाल या म्यांमार के आसपास रहने वाले लोग हैं। और थोड़े से तिब्बतन चाइनीज़ जो एथनिक ग्रुप है उनके बच्चों के एग्जांपल है। इस तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में बहुत वाइड वैरायटी के लोग हैं, वाइड रेस के लोग हैं। अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये कैसे होता है, मतलब अगर हम देखें तो जो डिस्टिंक्शन है एक्चुअली उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से ही होता है। कुछ लोग जो डेज़र्ट से आते हैं, जैसे अफ्रीकन पीपल हैं, वो डेज़र्ट वाले एरिया से होते हैं, तो उनका एकदम डिस्टिंक्ट लुक्स होता है। तो कुछ लोग जो बर्फीले एरिया हैं, जो नॉर्थ पोल में 66 डिग्री एंड अबव, जो पोलार रीजन के आसपास रहते हैं, उनका थोड़ा डिस्टिंक्ट लुक होता है। फिर इसी तरीके से जो बट ये अलग अलग तो हैं, बहुत अलग है, वैरायटीज़ थोड़ी सी अलग होती हैं, बट उनका जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई और शेल्टर हो गया, ये कॉमन है। हर जगह जो भी इंसान कहीं पे भी रहता होगा उनके लिए ये बेसिक नीड्स चाहिए ही चाहिए इन्हें। एक छोटी सी कहानी है कि स्पेनिश जो एक्सप्लोरर थे वो अमेज़न नदी के आसपास कहीं कुछ खोजने जा रहे थे, तो उन्हें कुछ लोकल ट्राइब ने अटैक कर लिया। अटैक मतलब उन पे हमला कर दिया। तो वो कुछ ग्रास के गियर्स और कुछ हेड गियर्स पहन के वो थे, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने इनको अमेज़न नाम दे दिया। अमेज़न क्यों नाम दिया? क्योंकि कुछ रोमन माइथोलॉजी में कुछ रोमन वुमेन वॉरियर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो जो वुमेन वॉरियर इसी तरीके से दिखते थे, मतलब जिस तरीके से इनका ट्राइब्स का ड्रेसअप था, तो उन्होंने इस जो नदी है उसको अमेज़न नाम दे दिया। आपने देखी होगी जो वंडर वुमेन जो मूवी है, उसमें इसी अमेज़न जो एरिया है जहाँ वॉरियर वुमेन्स रहती थी उसके बारे में ही बताया हुआ है। अब इस अमेज़न जो नदी है, अमेज़न नदी का जो बेसिन है, उसे अगर जैसे हम देखें अमेज़न बेसिन क्या होगा, तो जो एक सिंगल नदी बह रही है, मान लीजिए ये अमेज़न नदी है, तो इसके आसपास रहने वाले लोग अमेज़न नदी के आसपास रह रहे हैं। तो अमेज़न नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है। मान लीजिए एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आई, वो यहाँ मिल गई, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आई, फिर उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज बन गई, फिर वो ट्रिब्यूटरीज यहाँ जाके मिल गई। तो इसी तरीके से जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो वो यहाँ पे अमेज़न नदी में पानी डिस्चार्ज करती हैं। तो एक्चुअल में ये जो ट्रिब्यूटरीज़ का जो पूरा एरिया है, इसे हम बेसिन कहेंगे किसी भी नदी का। तो अमेज़न बेसिन बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। तो इस इलाके में एक डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें और कुछ ह्यूमिडिटी, ये सब एकदम अलग है। तो ये जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में ये एरिया पड़ता है, तो ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है। अमेज़न नदी इस पूरे रीजन को पूरा क्रॉस करके जाती है। एक वेस्ट की तरफ माउंटेन रेंजेस है, वहाँ से क्रॉस करके अटलांटिक ओशियन तक बहती है ये नदी। अब जहाँ जो नदी है वो समंदर से जहाँ मिलती है उसे माउथ कहते हैं। माउथ का जो डेफिनेशन वो दिया हुआ है। जैसा कि हमने अभी देखा, जो न्यूमरस जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं अमेज़न रिवर की, वो मिलजुल के एक अमेज़न बेसिन बनाती हैं। तो इस तरीके से जो ग्रीन पार्ट है वो एक्चुअल में एक अमेज़न बेसिन है पूरा। किस तरीके से सारी नदियाँ मिलके अमेज़न में डिस्चार्ज करती है। एक और फैक्ट है कि अमेज़न नदी लार्जेस्ट रिवर है। एक होती है लार्जेस्ट रिवर, एक होती है लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट मतलब ये कितनी लंबी है, और लार्जेस्ट मतलब कितना पानी इस नदी में है। तो वाटर डिस्चार्ज के मामले में ये जो पानी है अमेज़न नदी में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लार्जेस्ट नदी कहलाएगी। लॉन्गेस्ट तो हमें सबको पता है कि जो नाइल नदी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो लॉन्गेस्ट रिवर है। पर लार्जेस्ट रिवर अगर बोला जाए तो अमेज़न रिवर है। अमेज़न बेसिन के बारे में जाने, किस तरीके से पेरू से कहीं ओरिजिनेट होती है, फिर वो बहती हुई सीधा अटलांटिक ओशियन में जाती है, पूरा कॉन्टिनेंट कवर करती है एक्चुअली ये।
अगर हम लिटरली देखें तो पूरा कॉन्टिनेंट इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, बट 2 पार्ट में काटा हुआ है। ट्रिब्यूटरीज़ का जैसे हमने देखा कि छोटी छोटी नदियाँ मिलके बहुत बड़ी नदी में जाके पानी छोड़ती हैं, तो जो बड़ी नदी है वो मेन नदी होती है और जो छोटी नदियाँ होती है वो उस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज़ होती है। इस केस में अमेज़न नदी बड़ी नदी है, छोटी छोटी नदियाँ हैं जैसे जियांग्यू रिवर हो गई, मडारा रिवर हो गई, ये छोटी छोटी नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो नदियाँ हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हमें याद नहीं करना है, हमें बस अमेज़न बेसिन के बारे में जानना है कि अमेज़न बेसिन किस किस कंट्री में फैला हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि इक्वाडोर में फैला है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है। तो जो ब्राज़ील है, एक्चुअली ये मेनली ब्राज़ील में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पेरू है, थोड़ा सा बोलीविया से कुछ ट्रिब्यूटरीज निकली हुई हैं जो अमेज़न नदी में जा रही है इस तरीके से। तो बस इतना ऊपर ऊपर का नॉलेज होना चाहिए। अब क्लाइमेट क्या होता है। अब जो अमेज़न नदी के आसपास का जो क्लाइमेट है वो बहुत ह्यूमिड होता है, बहुत गर्म होता है। डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। और अगर हम देखेंगे कि अमेज़न नदी में हमेशा पानी होता है तो स्टिकी सा महसूस होता है। अगर हम देखें बारिश के मौसम में, अगर हम जून, जुलाई और अगस्त के मौसम में देखेंगे भारत के मौसम के हिसाब से, तो थोड़ा सा स्किन में स्टिकी सा महसूस होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपापन सा, वो एक्चुअली मॉइस्चर होता है जो इवेपोरेट नहीं हो पाता और हमारे शरीर पे चिपका रह जाता है। उससे धूल मिट्टी और अट्रैक्ट होती है तो हमारे शरीर में बहुत गंदगी सी फैल जाती है। तो जो क्लाइमेट है अमेज़न बेसिन पे वो बहुत ह्यूमिड होता है और बहुत हाई ह्यूमिडिटी के कारण जो मौसम है वो दिन और रात में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट जो हैं, अगर हम इसको कहें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बारिश ही बारिश होती रहती है वहाँ पे। फॉरेस्ट का मतलब देखें तो फॉरेस्ट ऐसा होता है कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो एक तरीके से एक छत सी बना लेती हैं अपने ऊपर, तो इसे फॉरेस्ट कहते हैं। और रेन फॉरेस्ट मतलब हमेशा बारिश और हमेशा एकदम जो मौसम है बहुत ह्यूमिड रहेगा, मतलब पत्तियां कभी यहाँ हमेशा हरी ही रहेंगी, कभी पत्तियां गिराती नहीं है और इनको ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी बारिश में पेड़ पौधों को पानी बचाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो हमेशा हरी होती हैं। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ बहुत सारे वैरायटी के जानवर, पंछियाँ और कीड़े मकोड़े मिलते हैं। बस यही चीज़ लिखी है, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी नहीं है। अब पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट में किस तरीके के लोग रहते हैं। अब जनरली रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो एकदम खाली जगह नहीं मिलती लोगों को घर बसाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं थोड़ी सी झोपड़ी बना के यहीं रहते हैं। इस तरीके से लोग अपना सेटलमेंट बसाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री तो है नहीं, ना कोई टूरिज़्म का कोई ऑप्शन है, तो यहाँ के लोग जो जंगल में ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं खाने पीने से रिलेटेड और इनके जो डेली रूटीन है उसको कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, पेड़ पौधे, उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना दिनचर्या चलाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट का बस इतना ही है। स्लैश एंड बर्न एक टेक्निक होती है जिसमें जंगल के एक हिस्से के पेड़ पौधों को बिल्कुल काट के बिछा दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। तो बची हुई जो ज़मीन है उसमें ऐश जो है वो कंटेंट हो जाता है जमा, जिससे पोटेशियम की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और ज़मीन जो है वो प्लेन हो जाती है, जिससे वहाँ पे खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। तो स्लैश एंड बर्न एक एग्रीकल्चर टेक्निक है। सॉरी। तो अमेज़न बेसिन जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है जहाँ हमेशा ग्रीनरीज होती हैं, पेड़ पौधों को उगने से कोई रोक नहीं सकता, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। अमेज़न बेसिन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के तरीके बनाए, हाईवेज़ बनाए, रेलवेज़ बनाई, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये स्लैश एंड बर्न का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये पूरा जंगल है और यहाँ पे छोटी सी जो ज़मीन है, यहाँ पे पेड़ पौधे काट के इनको जला दिया गया। अब जलाने के बाद ये जगह खाली हो गई, यहाँ सेटलमेंट बिछाया, यहाँ पे खेती की, घर बना लिए। फिर थोड़ा इन्हें और ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने ये पूरा ये काट के ये पूरा खाली कर दिया।
फिर यहाँ पे उन्होंने खेती बढ़ाई, फिर सेटलमेंट में लोग ज़्यादा हो गए धीरे धीरे, फिर उन्होंने और थोड़ा खेत काटा। फिर एक तरीके से ये जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक है, इसको पिक्चर के माध्यम से दिखाया है कि किस तरीके से इंसानों ने, जो अमेज़न बेसिस में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने वहाँ जो रिसोर्सेस हैं उसको यूज़ करके अपना सेटलमेंट बिछाया। अब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर मोर स्पेसिफिकली हम कहें कि इंडिया में अगर कोई जो रिवर बेसिन है, जो इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन है, वो दो है, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्रा। तो जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो एक्चुअली इन्हीं दो बेसिन के आसपास हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो मिलजुल के गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक बिछा हुआ है। तो अगर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, हमारे गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ तो बिल्कुल रट लेनी चाहिए। जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा है, बहुत सारा पानी लेके आती है। सोन नदी है जो इनलैंड वाटर लेके आती है। चंबल नदी है, गंडक है, कोसी है। ये हमें मैप में देख के बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फिर ब्रह्मपुत्रा की कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनके बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज़ कुछ हैं, लासा रिवर है, न्यांग रिवर है, पारलुंगोजोंग रिवर है। ये मोस्टली जो रिवर्स हैं ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, जो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, और थोड़ा सा म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे है। तो कामेंग रिवर है, मनास रिवर है, बेकी रिवर है। तो इस तरीके से रिवर्स हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है ये एक्चुअली बहुत फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। अब जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम देखें गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे, ये बहुत वैरी करता है, मतलब अनइवन है। अगर देखा जाए तो जो नेपाल से ऊपर का एरिया है और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का जो एरिया, ये बहुत सारा माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि इनहैबिटेबल कंडीशंस होती हैं। पहाड़ है, प्लेन एरिया नहीं होता, पानी नहीं होता, बर्फ़ होती है। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गंगा के बेसिन के आसपास है। यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है क्योंकि गंगा का बेसिन प्लेन है और यहाँ पे जो लैंड है बहुत फर्टाइल होता है। और जो लैंड फर्टाइल है तो यहाँ के रहने वाले का लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्रॉप्स है। यहाँ पे बहुत अच्छी जो खेती होती है, यहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, जो पैडी है, वीट है, उसकी खेती बहुत अच्छी होती है। वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। ये जो बॉक्स वाली चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे यारलुंग सैंगपो कहा जाता है, यारलुंग सैंगपो ऐसे लिखा जाता है। बट सैंगपो की स्पेलिंग कुछ ऐसी होगी, क्योंकि टी यहाँ पे साइलेंट है तो सैंगपो बोला जाता है। अब बांग्लादेश में देखा जाए तो इसे बांग्लादेश में एक्चुअली ये गंगा से मिल जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं। यहाँ से जो यहाँ है पद्मा नदी से नाम से जाना जाता है। बट आसाम में इसे डिलाओ या लुइट नदी से कहा जाता है क्योंकि आसाम का बहुत बड़ा एरिया कवर करती है ये। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग रिवर कहते हैं, दिहांग या सियांग रिवर, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी अलग से यहाँ जॉइन होती है। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो अगर हम देखें तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये एक्चुअली 1 किलोमीटर होता है और ये 1 किलोमीटर होता है, मतलब ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो इसका जो एरिया है इसमें कितने लोग रह रहे हैं ये कितना वेरी कर सकता है। अगर हम गंगा बेसिन की देखें तो उत्तराखंड में 190 के आसपास लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं उतना। वैसे ही हम वेस्ट बंगाल में देखें तो 1029 पीपल, मतलब 1029 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5 गुना है। और अगर हम एक गंगा बेसिन के बाहर अगर देखें तो दिल्ली में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 12,000 से 13,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। कितना डिफरेंस है देखिए। हम यहाँ गंगा बेसिन की बात करें तो गंगा बेसिन में जो वीट है, मेज है, सोरगम है, ग्राम है,
मिलेट्स हो गए, ये बहुत अच्छे से उगते हैं क्योंकि पानी और जो एलुवियल सॉइल है जो सालों से सदियों से जो गंगा का प्लेन बना रही है वो बहुत फर्टाइल होती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है उसमें जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग लैंड फॉर्म के हिसाब से उगते हैं। जैसे कुछ अगर हम देखें मोस्टली जो ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री उगते हैं यहाँ पे। बैम्बू ग्रो करता है अलग अलग जगह, जैसे ब्रह्मपुत्रा बेसिन में बैम्बू होता है, बट हमारे अगर गंगा के प्लेन में देखें तो बैम्बू इतना नहीं होता। पानी जहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पैडी उगाया जाता है। पैडी मतलब चावल जो होता है उसे पैडी कहते हैं, धान। और जो आसाम है, आसाम में जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ स्लोप एरिया होता है, जो चाय की खेती होती है वो पहाड़ के स्लोप में ही की जाती है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं पैडी की खेती के लिए पानी का जमाव बहुत ज़रूरी है, बट अगर हम चाय की खेती देखें, चाय की खेती के लिए पानी का बहाव बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वहाँ बहता हुआ पानी चाहिए, पानी एकदम से रिस जाए। तो पेड़ जो है एकदम सूखे ड्राई हल्के से मॉइस्चर के साथ ही उग सकते हैं चाय के पेड़। इस तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो वेजिटेशन है वो है। देखिए जैसे ये टेरेस फार्मिंग है, यहाँ पे चाय की खेती बहुत बढ़िया होती है। ये तो हमने देख लिया वेजिटेशन के बारे में। अब दूसरा है एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ कैसा है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। तो अगर हम देखें तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो एरिया है वहाँ पे हमें वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। वन हॉर्न राइनो इंडिया में ही पाए जाते हैं। जो एक और वैरायटी होती है टू हॉर्न राइनोस की, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में अगर हम देखें तो हमें क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं, हाथी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। एक्वेटिक जो लाइफ है वो बहुत डाइवर्स है यहाँ पे। फ्रेश वाटर रिवर है तो यहाँ पानी में जो मछलियाँ हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलती हैं। अब सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है यहाँ पे? मेनली जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो जंगल से रिलेटेड ही होता है। रिवर है, रिवर बेसिन है तो पानी बहुत होगा तो फिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जंगल से जो चीज़ें निकली जैसे लकड़ी है, बीज है, फल है, फूल हैं, ये सब चीज़ें बेच के यहाँ के लोग अपना दिनचर्या चलाते हैं। ये एक डॉल्फिन होती है गंगैटिक डॉल्फिन, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, गंगैटिक डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है। तो गंगैटिक डॉल्फिन एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा बेसिन में भी पाई जाती है। तो उसे ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है उसमें जो डॉल्फिन मिलते हैं उसे सुसु कहा जाता है। बहुत फ़नी नेम है सुसु, मतलब आप समझ सकते हैं क्या आता है। ये एक एनवायरमेंटल इंडिकेटर का भी काम करते हैं, क्योंकि अगर सुसु किसी नदी में है जो डॉल्फिन है, मतलब वो नदी सेफ़ है, मतलब उसमें पानी जो है बहुत साफ़ है, अच्छा है, हैबिटेबल कंडीशन में है, इसलिए इसको एक एनवायरमेंटल जो इंडिकेटर भी कहा जाता है। अब जो नदी पोल्यूट हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन आसपास हो जाता है, फैक्ट्रीज बना लेते हैं लोग बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्टेंस के, तो इस तरीके से नदियाँ गंदी हो जाती हैं। तो लोगों का जो लोकल लोगों का है हैबिटेशन बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फ़िशिंग है तो फ़िशिंग करने वाला कुछ और जानता भी नहीं है, वो करेगा क्या बेचारा। वो एक्चुअली आखिरी में उसे अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं और, या फिर ये छोड़ के मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इससे लोगों में अवेयरनेस फैलाना है कि साफ़ सुथरी ज़मीन होगी तो हमारे लिए ही काम आएगी, हम ही उसका इस्तेमाल करेंगे। जानबूझ के बेमतलब गंदगी नहीं फैलाना है। इस तरीके से ओपन डेफिकेशन के बारे में बहुत सारे प्रोविज़न हैं, उसके बारे में हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब गंगा बेसिन में बहुत बड़ी बड़े शहर हैं, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। तो इन शहरों में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं। फैक्ट्रीज़ अपना जो वेस्ट वाटर है वो इन नदियों में ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही बिना ट्रीट करके डिस्चार्ज उसमें छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो नदी का जो एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ह्यूमंस को अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय करने की आज़ादी नहीं है। इस तरीके से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस तरीके से जो नई फैक्ट्रीज बन रही हैं उनको समय समय पर रोकती हैं, टोकती हैं। और जो एटलीस्ट जो हम पोल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट करके उसे
पानी में छोड़े, नदी में छोड़े, ताकि जो नदी का इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय ना हो। एक टूरिज़्म भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है, जिससे लोगों को लाइवलीहुड मिलता है, थोड़ी सी कमाई हो जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। बस इसमें भी बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट लोग फैला देते हैं, बहुत गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बिस्किट खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे और पैकेट ऐसे ही नदी में फेंक देंगे। तो उन्हें एक्चुअली इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन भारत ने लॉन्च किया है, भारत सरकार ने। और छोटे छोटे लेवल पे न्यूज़पेपर पे और टीवी पे ऐड देके जो साफ़ सफाई है उसकी महत्वता को समझाया है। एक नमामि गंगे प्रोग्राम है कि गंगा नदी को हमें साफ़ रखना है, जिसमें जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपना जो पानी है उसको साफ़ करके छोड़े। और कई तरीके के जो प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो एनजीओज़ होती हैं वो सब चलाती रहती हैं। इन नदियों के आसपास प्राचीन भारत से सेटलमेंट बसता आया है। तो प्राचीन भारत जो हमारा आज से 100, 150 या 1000 साल पहले का जो भारत कहें, वहाँ से लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते आए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। जैसे जो ताजमहल है, वो भी, ताजमहल तो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, वो भी गंगा का बेसिन ही है। फिर जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं वो भी बने हुए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ये एक शेर की फ़ोटो है जो मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है। मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में लोकेटेड है, जो चिरांग और बक्सा डिस्ट्रिक्ट में के आसपास जो है वो बसा हुआ है। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में बहुत डाइवर्स है। चलिए, चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।